ठीक है, और वो बेसिक्स क्या है वो ये हम करेंगे आज, मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेलो अल्केन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेलो एरेन। जो हेलो अल्केन्स हैं, अल्केन वर्ड तो आपको पता ही है, जैसे क्या होता है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, जैसे आपके पास मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज दी अल्केन। और हेलो अल्केन क्या होगा, जब किसी अल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलो मतलब हेलोजन लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, उसको बोलते हैं हेलो अल्केन। जैसे मिथेन में एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए क्लोरीन से, तो 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक क्लोरीन बन जाएगा, दिस, इसको क्या बोला जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, या इसका दूसरा नेम क्या हो सकता है, क्लोरोमीथेन। ओके, दीज आर कॉल्ड एज दी हेलो अल्केन। ओके, जैसे सिमिलरली एक हो जाए, एक से ज्यादा भी हो जाए तो भी उसको हेलो अल्केन ही बोला जाएगा, बट उसको डाई हेलो अल्केन बोला जाएगा फिर। जैसे अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, एक एक और हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, CH2 Cl2 बन जाए, मतलब कार्बन जो है वो 2 जगह से हाइड्रोजन से, 2 जगह से क्लोरीन से जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, डायक्लोरोमीथेन। ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, बट हेलो अल्केन किसके लिए जनरल टर्म है, जिसमें किसी अल्केन में एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस किया गया हो। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए तो क्या बन सकता है, अगर तो ये टर्मिनल वाले क्लोरीन का, टर्मिनल वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो, तो ये बनेगा, इसका नेम है 1 क्लोरो, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, बट अगर सेंटर वाले कार्बन के ऊपर लगता है क्लोरीन, तो नाम क्या होता, 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, मतलब एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हेलोजन से, दैट इज कॉल्ड एज दी हेलो एल्केन। और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, एरीन्स किनको बोलते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स को, जैसे बेंजीन हो गया। ओके, या आपके पास ये नेफ्थालीन हो गया। क्लियर, जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं एरीन्स। और जब बेंजीन में एक हाइड्रोजन, बेंजीन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, या ऐसे भी करते हैं। ठीक है, C6H6, वैसे इसका अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना हो वो ऐसा होता है, हर टर्मिनल पे CH होता है, लाइक दिस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होती है, दिस इज बेंजीन। उसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं। अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन की बजाय, उस हाइड्रोजन की बजाय आप हेलोजन लगा दो, लेट इट बी आपने लगा दिया ब्रोमीन, तो अब इसको क्या बोला जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज दी 1 ब्रोमो बेंजीन। ओके, ब्रोमो बेंजीन। अगर क्लोरीन लगता है तो क्लोरोबेंजीन। मतलब अगर किसी एरीन में, मतलब बेंजीन या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव में कौन कौन आता है, जैसे आपके पास नेफ्थालीन हो गया, ठीक, या एंथ्रासीन हो गया, लाइक दिस। ठीक है, और भी आते हैं कई सारे। क्लियर, बेंजीन या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव में हाइ- उनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए किसी हेलोजन से, दैट इज कॉल्ड एज दी हेलो एरीन। ठीक है, और सिमिलरली हेलो एरीन्स को आप बेंजाइल हलाइड, ये नेम्स हैं जो इनके लिए यूज हो सकते हैं। ओके, क्लियर। बट इससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक्स जो +1 के हैं, जो अभी इसमें आएंगे, ठीक है, यूज अप होंगे। जैसे बेसिक रिक्वायर्ड आपको क्या यूज पड़ेगा, सबसे पहला बेसिक आपको चाहिए होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। आपको इस चैप्टर में कार्बोकटायन से डील करनी पड़ेगी। ये कार्बोकटायन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोकटायन। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, +1 वाले। जैसे कार्बोकटायन किसको बोलते हैं, अगर कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट से तो अटैच हो, उसका एक बॉन्ड ना बना हो,
और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अराउंड 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे अगर कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो उसको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं CH3OH की, और अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके बाहर निकल जाए, तो क्या बनेगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक दिस। ये कटायन बन जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, ठीक है। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन क्रिएट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं कार्बोकटायन। ये आपने पढ़ा हुआ है +1 में। मैं बस थोड़ी सी जो याददाश्त पे हमारी धूल जम जाती है ना, उसको झाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो इसमें आपने ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोकटायन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से कार्बोनाइन ज्यादा कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे बेंजाइल कार्बोकटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकटायन का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो उसमें जो बेंजाइल कार्बोकटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और मिथाइल कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल होते हैं। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले बेंजाइल कार्बोकटायन क्या चीज है, मे बी आपको ये क्लियर ना हुआ हो। बेंजाइल कार्बोकटायन मतलब, जब आपके पास ये मान लो ये कार्बोकटायन है और ये किसके ऊपर लगा है? ये लगा है बेंजीन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज दी बेंजाइल कार्बोकटायन। ओके। 3 डिग्री कार्बोकटायन का मतलब क्या है? कार्बन जो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो, और अगर ऐसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बी कॉल्ड एज द 3 डिग्री कार्बोकटायन। मतलब ये आगे 3 कार्बन से जुड़ा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द 3 डिग्री कार्बोकटायन। उसके बाद 2 डिग्री में क्या है? कार्बन जो है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 से ही जुड़ा है। अब जब ऐसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, इट इज कॉल्ड एज दी 2 डिग्री कार्बोकटायन, क्योंकि आगे वो सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है, एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा है। क्योंकि कार्बोकटायन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, उसके 4 टोटल बॉन्ड नहीं बने होते, एक बॉन्ड मिसिंग होता है जिसकी हेट्रोलिटिकली क्लीवेज हुई होती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब वो 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हो, तीसरी साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकटायन। और ऐसा कार्बोकटायन जो 2 साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तीसरी साइड से कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एज दी 1 डिग्री कार्बोकटायन। और जो सारे के सारे हाइड्रोजन से ही जुड़ा हो, आगे किसी कार्बन से ना जुड़ा हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, उसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज बेंजाइल कार्बोकटायन, ठीक है। अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, मैंने बोल दिया कि बेंजाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मिथाइल कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है? रीजन में आपके पास कई सारे इफेक्ट हम स्टडी करेंगे। जैसे आपके पास +I इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है, ठीक है। +I इफेक्ट की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से और +R इफेक्ट की वजह से कार्बोकटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इनके जो ऑपोजिट होते हैं, जैसे +I का ऑपोजिट क्या होता है? -I इफेक्ट। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई ऑपोजिट नहीं होता। और +R इफेक्ट का क्या ऑपोजिट होता है? -R इफेक्ट। -I और -R इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इनकी वजह से डीस्टेबल होगा। मतलब जो यहाँ पे लिखा है, अगर ये वाले फैक्टर जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो जो उनसे ऑपोजिट वाले फैक्टर है वो स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ये ऑटोमेटिक है, ये आपने ऑटोमेटिकली समझ लेना, ठीक है। अब जैसे ये वाला ऑर्डर कैसे बना? क्योंकि इनमें जो बेंजाइल कार्बोकटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसको रेजोनेंस, उसमें +R इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और मिथाइल कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें R इफेक्ट होता ही नहीं, ओके। और दूसरा, उसमें I इफेक्ट भी नहीं होता। चलो इसको थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ सम कार्बोकटायंस में, जैसे ये आपके पास कौन सा कार्बोकटायन है? अगर इसको मैं ध्यान से दोबारा बनाऊं ऐसे, ये वाला, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो टर्शरी ब्यूटाइल। इसका नेम जो है दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, ठीक। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है, ठीक, इस कार्बोकटायन में
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने हैं कितने हो रहे हैं। इसमें रेजोनेंस तो नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कहीं भी कार्बोकटायन के अराउंड कहीं डबल बॉन्ड नहीं आया, जिसके अराउंड सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसमें डबल बॉन्ड नहीं आया, बट हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, लाइक दिस। और इसमें जो कार्बोकटायन वाला कार्बन है वो तो आगे 3 ऐसे कार्बन से जुड़ा है, और वो तीनों कार्बन के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन है। तो होता क्या है ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एक तरह की रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में आ जाते हैं। और क्या होगा, यू विल गेट लाइक ये H पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गए, तो और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट होगी। इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से ये तो डेफिशिएंट नहीं रहा, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करके कितनी हाइपर, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो ये करवाया। ठीक है, कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इस कार्बोकटायन में, 3 इसकी वजह से, 3 इसकी वजह से, 3 इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है इसमें CH3 में, 1 2 3, 3 बॉन्ड, इसमें भी 3 इसमें भी 3। ठीक है, तो मतलब ये कार्बोकटायन जिसको टर्शरी कार्बोकटायन बोलेंगे इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। और जो ये वाला है इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा ना ये, ठीक, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। 3 इस CH3 की वजह से, 3 इस CH3 की वजह से, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्टेबल करता है कार्बोकटायन को। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा स्टेबिलिटी के लिए। इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हुई है, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हुई है, तो कौन जीता हाइपर कॉन्जुगेशन के मामले में, ये। ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ एक और फैक्टर है जो ज्यादा है, वो कौन सा फैक्टर है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके साथ अगर जो सब्सटीट्यूएंट लगा है ये वाला, ये सब्सटीट्यूएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस कार्बन के ऊपर आएगा तो ये कार्बन का जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और जो फैक्टर, जितने भी फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को या तो डिक्रीज करते हैं, जो कार्बोकटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या तो उसको डिक्रीज करते हैं या उस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं, वो सारे फैक्टर कार्बोकटायन को स्टेबल बनाते हैं। जैसे प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट होंगे, एक इस CH3 की वजह से, एक इस CH3 की वजह से, एक इस CH3 की वजह से, टोटल 3 प्लस आई इफेक्ट पॉसिबल है इस कार्बोकटायन में। हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, हेलो नंदनी, वॉइस आ रही है यस मेरी, सर, यस सर। ओके। तो इसमें आपके पास यू विल गेट कितने आपके पास प्लस आई इफेक्ट होंगे, 1 2, दो प्लस आई इफेक्ट होंगे। इसमें आपके पास कितने प्लस आई इफेक्ट हुए, 3। तो 3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो चार्ज की वैल्यू लो होगी
पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू लो, वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 2 प्लस आई इफेक्ट की वजह से। इसलिए एक तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से चार्ज स्प्रेड होता है। कैसे स्प्रेड होता है, एक बार मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। जब ये CH3 यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो ये वाला पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है। तो होता क्या है, पॉजिटिव कहाँ पे बैठा होता है, पॉजिटिव यहाँ H के ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ स्प्रेड कर गया ना, ऐसे ही फिर जब ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जैसे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड कर जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा, दूसरा प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा। तो इट मीन्स स्टेबिलिटी में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू दिस, इसलिए ये ऑर्डर है। ठीक है, आगे कुछ और पढ़ते हैं एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके केस में जो फैक्टर इसको स्टेबल करने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं जो इसको स्टेबल करते हैं, प्लस आर इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कैसे, प्लस आर इफेक्ट समझो पहले, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो होगा कि अल्टीमेटली यू विल गेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बनती है ये वाली। ठीक है, और रेजोनेंस करने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो मैंने क्या बोला, डिस्पर्शन हो रही है ना पॉजिटिव चार्ज की। जब डिस्पर्शन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो इसमें एक तो रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर अल्फा कार्बन के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन था, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है, इसको अल्फा कार्बन बोला, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो इस कार्बन के ऊपर अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके जो ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए चले जाते हैं। ठीक है, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती थी। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इज द मेन कंडीशन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उन मॉलिक्यूल में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी चार्ज की डिस्पर्सल होनी है। ठीक है, तो इसमें दो इफेक्ट आए, कौन कौन सा इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें आपके पास कुछ रेजोनेंस इफेक्ट तो देखने को मिलेगा नहीं। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेंगे, दो। ओके, अब आप बोलोगे सर इसमें एक रेजोनेंस एक हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी दो टोटल इफेक्ट, इसमें भी दो टोटल इफेक्ट, तो ये कैसे, फिर ये भी तो हो सकता था। बट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का जो डोमिनेंस है वो रेजोनेंस से कम होता है। तो इसमें एक रेजोनेंस है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें दो हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो डोमिनेंस में कौन आता है, रेजोनेंस। नंबर दोनों साइड दो दो ही है। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है, इसकी वजह से ये जीत गया। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इज मोर एज कंपेरिजन टू इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब सिमिलरली इसमें, इस मॉलिक्यूल में आपको कितनी सारी रेजोनेंसेस देखने को मिलेंगी, कैसे देखने को मिलेंगी, अभी मैं बनाता हूँ एक साइड को रेजोनेंस। जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो बेंजीन है, ये ऐसे होगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्डिंग करवाने के लिए आ जाएगा लाइक दिस। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। उसके बाद ये आपस में यहाँ से शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाएगी बॉन्ड्स की ऐसे। तो डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड चल रहा है। ये वाले कार्बन का पॉजिटिव ट्रेवल करता करता यहाँ तक पहुंच के देखो, फिर दोबारा रेजोनेंस होगी, क्या होगा आपके पास अल्टीमेटली, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव यहाँ पे और डबल बॉन्ड सी, ऐसे हो जाएगा।
और अल्टीमेटली घूम घुमा के ये वाला डबल बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और कार्बन का पॉजिटिव कार्बन के ऊपर वापस आ जाएगा, लाइक दिस। तो इस स्ट्रक्चर के 1 2 3 4 5 5 रेजोनेंसेस बन गए। और रेजोनेंसेस में देखो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां से घूमता घूमता इस पूरे बेंजीन के ऊपर स्प्रेड कर गया था। ठीक है, सिमिलरली वो इस बेंजीन के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, और इस बेंजीन के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। तो अल्टीमेटली इसका ये जो पॉजिटिव है ये पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल होगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। ठीक है, तो इसमें आपके पास मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल हो रही है वो इतने एरिया में हो रही है, और इसमें सिर्फ इतने एरिया पे ही हो पाएगी, जो दो बेंजीन है उनके ऊपर ही हो पाएगी। जिस ज्यादा डिस्पर्सल पॉजिटिव चार्ज की किसमें है, इसमें, ड्यू टू मोर रेजोनेंसेस। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, ये, एज कंपैरिजन टू ये ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन है, दिस इज डायफेनाइल कार्बोकैटायन। आउट ऑफ ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन एंड डायफेनाइल कार्बोकैटायन व्हिच वन इज मोर स्टेबल, ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल। ओके, अब आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मोर स्टेबल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट। जितने ज्यादा आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल होते जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, मोर स्टेबल विल बी द इंटरमीडिएट, उतना ही ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। ओके, मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट। और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते जाएंगे उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कितने स्टेबल हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन कितने रहे हैं, जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करें। एग्जांपल में, वेट लेट मी ऐड अ पेज। अब आपके पास अगर मैं पूछूं कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा, ये वाला जो एनायन है ये ज्यादा स्टेबल है, कि ये वाला जो एनायन है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है और इसका नेम है एसीटेट आयन। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब इसमें स्टेबिलिटी में आप कैसे देखते हो, मैंने बोला रेजोनेंस, वही सारे इफेक्ट देखने हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह। ठीक है, इसमें देखते हैं अब कौन कौन से इफेक्ट इफेक्ट बन रहे हैं। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, इसमें रेजोनेंसेस शुरू कर दी लाइक दिस, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर रेजोनेंस, ये आगे से आगे रेजोनेंस चल पड़नी है लाइक दिस। तो अल्टीमेटली ये फिर यहाँ पे मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, और अल्टीमेटली नेगेटिव दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कितने रेजोनेंस बने, 5। ठीक है, और उन रेजोनेंसेस में हुआ क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ से चलता 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 पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड कर गया। ठीक है, अब एसीटेट आयन की बात करते हैं, CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन में भी रेजोनेंस होती है लाइक दिस, और जब ये रेजोनेंस होती है तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे न्यूट्रल बन जाता है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल इतने रीजन में होती है। ठीक है, तो इसमें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, 2। इसमें कितने बने, 5। तो अब बताओ, इस कटायन और इस, सॉरी, इस एनायन और इस एनायन में से कौन ज्यादा स्टेबल है आपके अकॉर्डिंग, विच वन इज द मोर स्टेबल, आयुषी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला, कौन से वाला, फिऑक्साइड एनायन। फिनॉक्साइड एनायन, क्योंकि तुमने नंबर देखा,
तुमने नंबर क्या देखा कि इसमें 5 रेजोनेंसेस बन रही हैं, इसमें 2 रेजोनेंसेस बन रही हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, नंबर देखना है, नो डाउट नंबर देखना है, पर नंबर देखने से पहले आपने ये देखना है कि उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी है। इसमें जो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, ये वाला और जो एंड वाला है, जो मैंने अभी बनाया नहीं, इसकी 49%, इसकी 49%, और इन तीनों की सिर्फ एक आधी परसेंटेज ही होती है प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मैं इस फेनोक्साइड आयन को बोलूं कि इन पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से तूने कौन सी स्ट्रक्चर ऑप्ट करनी है, तो 49% चांसेस है वो या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, जो कि इस जैसी ही है, एक्चुअल में वो है ही ये है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि 99% वो प्रेफर करता है कि मैं इसी फॉर्म में रहूंगा जैसे मैं शुरू में था। इस फॉर्म में रहना वो पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस फॉर्म में उनका नेगेटिव चार्ज नो डाउट डिस्पर्स हो रहा है, बट डिस्पर्सल के दौरान हो क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से निकल के कार्बन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे कार्बन है ना, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे कार्बन है। और एक्चुअल में ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज आए, वो भी कार्बन के ऊपर। और आया भी कैसे, कि उसने ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज छीन के अपने ऊपर ले आया वो। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है लॉजिकली, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इसलिए इसमें हालांकि देखने में नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, बट ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नाम के ही हैं। एक्चुअल में इनकी एग्जिस्टेंस, जो ट्रू एग्जिस्टेंस है कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करेंगे, एक्चुअल में अगर मॉलिक्यूल को बोला जाए इनमें एग्जिस्ट कर, तो वो करेगा, इनको प्रेफर करेगा? नहीं। एक आधा परसेंट चांस है कि इनको प्रेफर करेगा, 99% वो इसी फॉर्म में रहेगा। तो एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल का जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक ही है। ओके, स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ ही नहीं रहा तो इस फॉर्म के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एक्चुअल में एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है देखा जाए तो। और इसमें अगर मॉलिक्यूल को, एसीटेट आयन के मॉलिक्यूल को बोला जाए कि तूने ये वाली प्रेफर करनी है कि ये वाली प्रेफर करनी है, उन्हें उसने बोलना है मेरे दोनों इक्वल जैसी हैं, तो मैं 50% चांस है कि वो ये वाली बोल देगा, 50% चांस है वो ये वाली बोल देगा, क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल है। तो इसमें एक्चुअल में ट्रूली दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एक्चुअल में एग्जिस्ट करने की। बट इसमें ये जो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे थे ये तो नाम के ही हैं, इनकी ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये एक ही है। ठीक है, इसलिए इसमें एक तरह का जो ट्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो एक ही है, बट और इसमें जो ट्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो दो हैं। तो इसमें दो है, इसमें एक है, तो कौन जीता? एसीटेट है। ट्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर मींस जिनमें एक्चुअल में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता हो, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इतने ज्यादा स्टेबल हो वो वाले। ये वाले जो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं ये तो नाम के ही थे, इसमें वैसे कोई खास है नहीं, क्योंकि इनकी एक्चुअल में क्यों नहीं है ऐसे, नाम के क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आए, दैट इज वेरी वेरी रियर केस, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्लस वन में एक टॉपिक होता है, हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में कहीं पे नेगेटिव चार्ज आना है, वो सबसे मोस्ट प्रोबेबल केस कौन सा है, कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर
हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू अगेन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो आयुषी, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ठीक, तो इट मींस ये जो तीनों आपके पास स्ट्रक्चर हैं, ये नाम के ही हैं। ठीक है, एक्चुअल में इनकी जो, जब मॉलिक्यूल को इनमें बैठने की ऑप्शन दी जाती है कि इस फॉर्म में रहना है, उसने वो प्रेफर नहीं करता इनको। तो इसलिए फिर नंबर से ज्यादा कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, ये भी मैटर करता है। ओके, तो इसलिए नंबर भी देखना है, नंबर भी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट नंबर से पहले आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने भी बन रहे हैं उनमें स्टेबिलिटी क्या है वो भी देखनी है। तो इन दी एंड इसमें आपके पास ज्यादा स्टेबल कौन है इन दोनों में से, एसीटेट और फिनोक्साइड आयन में से? एसीटेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद आपके पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल। अब कार्बन रेडिकल क्या होता है? व्हाट इज कार्बन रेडिकल? जब कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो और उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और वो तीन साइड से तो जुड़ा हो किसी ना किसी ग्रुप के साथ, एक साइड में उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अराउंड टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट इज कॉल्ड एज द कार्बन रेडिकल। और कार्बन रेडिकल के केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही होता है जो कार्बोकटायंस के केस में था। मतलब बेंजाइल रेडिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और मेथाइल रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा। अब कार्बन रेडिकल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबल करते हैं? एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा रेजोनेंस। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट चार्ज को कम करने में यूज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट या तो चार्ज को बढ़ा सकता है या तो चार्ज को घटा सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो रेडिकल बन रहा है, इसमें कार्बन के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो किसको बढ़ाना किसको घटाना? कोई बढ़ाना और कोई घटाने वाला कंसेप्ट नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे, दैट्स इट। जैसे इस रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? वन, अल्फा कार्बन सॉरी, 1 2 3, 3 अल्फा कार्बन है, और उनपे हाइड्रोजन कितने लगे हैं? टोटल 3 3 3, टोटल 9 हो गए। तो इसमें 9 हाइपर कंजुगेशन होगी, इसमें 6। ठीक है, वैसे ही अगर रेजोनेंस की बात करें, इसमें कितनी रेजोनेंस है? इसमें एक रेजोनेंस है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कौन जीतेगा? ये रेजोनेंस वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस रेडिकल में कैसे होती है वो बता देता हूँ एक बार। रेडिकल के केस में जो रेजोनेंस है वो ऐसे होती है, ये दो, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये रेडिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाता है, तो क्या बन जाता है? CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो इस रेडिकल का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक है, क्लियर? और इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है वो भी बता देते हैं। ये कार्बन रेडिकल, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये लगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो रेजोनेंस सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे होनी है। उसके बाद क्या होगा? ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसी को मिल जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। तो ये हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी कितनी पॉसिबल है वो डिपेंड करता है कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे ये, अब ये तो अब आपको पता लग ही रहा होगा। ठीक, ये सारा हमने वैसे +1 में हुआ है, पर फिर भी मैंने बोला एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक, और कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कुछ बेंजीन के कंपाउंड्स है जिनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा आपको। जैसे क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये रहे। क्लोरीन एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो,
वो कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट करवाता है, वो प्लस आर इफेक्ट करवाता है विद बेंजीन। प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, वो अपने लोन पेयर का ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करवा देता है रेजोनेंस में। तो यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो होगा क्या, ये वाला कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे लाइक दिस। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऐसे। और ऐसा करने पे ये मॉलिक्यूल ऑन दी होल न्यूट्रल है, ये मॉलिक्यूल भी ऑन दी होल न्यूट्रल है, बट इस मॉलिक्यूल में मोमेंटरी चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। कहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप हो जाएगा, जब ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से फार अवे हो गया, दूर चला गया, जिससे क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और सिमिलरली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का खुद का ही था, ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन, जब ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसका खुद का है, एक साथ वाले कार्बन का था। ठीक है, तो उस दौरान इसको हुआ क्या, इसको एडवांटेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए चले जाएंगे, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। देन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएंगे, और ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली इन दी एंड फिर ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर होकर ये बन जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन के। और क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाले तो नाम मात्र ही है वैसे। क्यों, क्योंकि इनमें ओवर जो मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल हो, वो न्यूट्रल रहना ही पसंद करता है, वो अपने ऊपर चार्जेस डेवलप करना पसंद नहीं करेगा। हालांकि ओवरऑल अब भी न्यूट्रल है, बट इसमें ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं रीजन में, वो भी नहीं चाहता ये। तो अगर हम बात करें कि क्लोरोबेंजीन कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रहना प्रेफर करता है, 49% इस वाले में, 49% इस वाले में, इन तीनों में बहुत रेयर, बट ये तीनों हैं जरूर। ये भी चांसेस होते हैं कि इस फॉर्म में भी हो। ठीक है, सिमिलरली फिनोल के आपके पास, फिनोल भी आपका जो है ऐसा ग्रुप है जिसमें जो एटम है जो बेंजीन के साथ जुड़ा है उसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये भी कौन सा इफेक्ट शो करवाएगा, प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें भी ये 3 जो बीच वाले हैं, ये नामात्र से ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि मॉलिक्यूल वैसे इसमें रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, वैसे ही टोलुइन जो है, टोलुइन बेंजीन रिंग के साथ क्या शो करवाता है, ये वाला इफेक्ट कौन सा होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुग सॉरी हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टोलुइन जो है वो बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करवाता है और ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात ये है जो आपको इस चैप्टर में यूज होगी, कि जब ये वाली रेजोनेंसेस करवाता है तो उस दौरान नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। 2 बार ऑर्थो पोजीशन पे आता है, जैसे ये वाली और ये वाली पोजीशन ऑर्थो है। रेजोनेंस के दौरान 2 बार नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पोजीशन पे एंड 1 बार आया पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर क्लोरोबेंजीन को बाई चांस कोई ऐसा मॉलिक्यूल अटैक, ऐसी कोई स्पीसीज अटैक कर दे जो नेगेटिव चार्ज लविंग है, जिसको नेगेटिव चार्ज से लव है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कहाँ पे अटैक करेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। इसलिए हम बोलते हैं कि क्लोरो ग्रुप इज दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब अगर कोई स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज लविंग है, नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पे, मेटा पे नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होगा लेटर ऑन। ठीक, सो टुमारो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, आज हमने जो इसमें बेसिक्स यूज होने हैं वो सारे कर लेंगे।